नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब के आज के इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी मानी चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर समीक्षा शर्मा। तो मैम बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैम, बच्चों में अगर अस्थमा की बात करें तो बच्चों में होने वाला अस्थमा कैसा होता है और उन पर क्या असर दिखाता है, आज मैं यही जानना चाहती हूँ। देखिए, एस्थमा का पहले तो हम समझना होगा कि एस्थमा क्यों होता है, कैसे होता है। तो जब सांस की नली थोड़ी पतली हो जाती है किसी में, बड़ों में या बच्चों में, तो हमें सांस लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगता है। कोई भी जो नली इतनी है वो अगर इतनी हो जाएगी सिकुड़ के, तो सांस लेने में दिक्कत परेशानी होगी, जिसकी वजह से सीटी जैसी आवाज़ आती है। आप हमेशा सुनेंगे एस्थमा में बच्चों को सीटी जैसी आवाज़ आती है, जिसको कि हम वीज कहते हैं मेडिकल टर्म में। तो जब नली सिकुड़ जाती है उस वक्त बच्चे को एस्थमा का कंडीशन आगे चल के होता है, या फिर बच्चे को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। अब इसका क्या कारण है? काफ़ी टाइम देखा गया है कि ये जेनेटिक होता है। दूसरा देखा जाता है कि एलर्जी होता है, वो बढ़ बढ़ के एस्थमा हो जाता है आगे चल के। एलर्जी किससे होता है? डस्ट से एलर्जी होता है, एयर पोल्यूशन से एलर्जी होता है, या फिर कभी कभी बच्चों में देखा गया है कि कुछ ठंडा खा रहे हैं, ठंडा पी रहे हैं, उसकी वजह से भी एलर्जी हो जाता है, जो कि आगे चल के उनको सांस लेने में दिक्कत करवाता है, फिर वो एस्थमा बनता है। तो हमें ये प्रिकॉशन लेना है कि बच्चों को डस्ट से दूर रखना है। उनका स्टडी टेबल हो गया या चादर हो गया, हमेशा उन साफ करके रखना है। जहाँ पे झाड़ू पड़ रही है, जहाँ पे कहीं डस्ट का प्रभाव है, वहाँ पे बच्चे को बोलना है कि तुम अपना हैंकी नाक पे रख लो। इस तरह का प्रिकॉशन रखना है कि बच्चे ये सबसे एस्थमा की प्रॉब्लम से दूर रहें। दूसरा, जेनेटिक कॉज अगर आता है तो आपको पूछना है कि उनके पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को एस्थमा रहा है, नहीं रहा है। अगर रहा है तो मोस्ट लाइकली बच्चों में भी वो आ सकता है। तो हमें उन बच्चों का प्रिकॉशंस लेना है। उन बच्चों में हम देखते हैं कि एलर्जी फैक्टर हो गया, कुछ एलर्जन के टेस्ट आजकल आ गए हैं, आईजी करवाते हैं, एक्सरे करवाते हैं, जिससे कि हम एस्थमा के डायग्नोसिस पे आ सकें। और उनमें हम प्रिवेंशन के लिए बच्चों को यही सलाह देते हैं कि आप एक्सपोजर डस्ट वगैरह से दूर रहिए, या फिर अचानक से ठंड में नहीं जाना है, या फिर बच्चों को जब ठंड आ रही है उस वक्त हम प्रिकॉशन लेने के लिए बताते हैं। ये सारे चीज़ करते हैं तो फिर हम बच्चों को एस्थमा से प्रिवेंशन करके या फिर उन्हें थोड़ा सा बचा सकते हैं। जी, तो मैम देखा जाए कि अगर हम लोग अस्थमा की बात करें तो छोटे बच्चे हैं, माँ बाप यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा स्वस्थ रहे। तो वो यही जानना चाहते हैं कि मेरा बच्चा को अगर अस्थमा है तो वो ठीक हो सकता है। और बात इन्हेलर की की जाए, जो जैसे बड़े लेते हैं, तो क्या उन्हें भी इन्हेलर लेने की ज़रूरत है? ये तो डिपेंड करता है। देखिए, एस्थमा भी माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर आता है, जो कि हम सब उनसे जब हम पूछते हैं कि क्या उन्हें परेशानी हो रही है, रात में कितने बार उठना पड़ता है, उस तरह से हम उन्हें क्लासिफाई करते हैं कि माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। हो सकता है बच्चों को इन्हेलर का ज़रूरत पड़े। इन्हेलर से हम ब्रोंकोडाइलेटर्स देते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बच्चे की सांस की नली जब सिकुड़ जाती है तो ये ब्रोंकोडाइलेटर्स उसको बढ़ाने में मदद करते हैं। या फिर जो स्टेरॉइड्स देते हैं उसमें जो सिक्रीशंस काफ़ी जो हो रहे होते हैं, जो कि नली को और सिकुड़ते हैं, वो सिक्रीशंस बंद हो जाते हैं, जिसके वजह से उन्हें सांस लेने में आराम होता है। तो हम जो इन्हेलर्स देते हैं उसमें ब्रोंकोडाइलेटर्स और स्टेरॉइड्स ही देते हैं। तो जिस तरह का एस्थमा है उस तरह के हिसाब से हम इन्हेलर्स देते हैं। बहुत बार होता है कि हाँ, हम इन्हेलर्स रोक के फिर से स्विच कर जाते हैं ओरल मेडिसिन पे। तो वो किस तरीके का एस्थमा है, वो कितना कंट्रोल है, आप जितना कंट्रोल में रखोगे, जितना बचाव करके रखोगे, जितना एलर्जन से बच्चों को दूर रखोगे, उतना आप एस्थमा कंट्रोल कर सकते हैं। और हो सकता है कि आपका इन्हेलर भी आगे लेने का रिक्वायरमेंट कम हो जाए या फिर बंद भी हो सकता है। तो क्या ये परमानेंट, जब छोटे बच्चे हैं, अगर ट्रीटमेंट जो है सही से चलाया गया तो ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता? जी बिल्कुल, ठीक होना, जैसे अगर ये जेनेटिक आया है या एलर्जी है कोई चीज़ से, तो इसमें ठीक तो ये कर सकते हैं ना हम कि हाँ, हम वो एलर्जन से बच्चों को दूर रखें, या फिर जेनेटिक है तो उसे प्रिवेंट करके रखें। तो इसी वजह से लॉन्ग टर्म अगर आप इन्हेलर दोगे या फिर लॉन्ग टर्म अगर आप ट्रीटमेंट रखोगे, एक्सपोजर, कभी कभी आप देखोगे कि एक्सरसाइज से भी बहुत बार एस्थमा एग्रीवेट हो सकता है, या फिर कोई अगर इमोशनल आउटब्रेक हो गया तो भी एस्थमा एग्रीवेट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों से अगर आप बचा के बच्चों को रखोगे तो फिर काफ़ी हद तक आप उसको प्रिवेंट कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। जी, तो मैम बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने जानकारी दी। आपने बताया कि कैसे अगर बच्चों को अस्थमा होता है तो उसको ठीक किया जा सकता है या फिर कंट्रोल किया जा सकता है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।
तो आप डॉक्टर समीक्षा शर्मा को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि बच्चों में होने वाला अस्थमा क्या होता है, उनको कितना खतरा होता है इससे, इन्हेलर कब लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, तमाम जानकारी डॉक्टर साहिबा ने दी है। आप इस विषय को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।